जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको ज्योग्राफी के बारे में बताएंगे, क्योंकि ज्योग्राफी शुरू किए हैं। क्लास 6 की इतिहास कंप्लीट हो गया है और ज्योग्राफी की शुरू किए हैं, जिसमें से पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। पहला चैप्टर का पार्ट 1 पहला एक पार्ट पढ़ा दिए हैं। बड़ा चैप्टर है, इसलिए बड़ा चैप्टर है, इसलिए दो पार्ट में करके पढ़ा रहे हैं। इतना बड़ा बोर्ड है, लिखे हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आइए हम समझाते हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी आज भी पढ़ रहे हैं। आज इसके बारे में हम आपको अच्छा से समझाएंगे, एकदम सरल भाषा में समझाएंगे जो आपको समझ में आए। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे पहला देखते हैं, ये पहला दिया है उसमें पढ़ा दिए हैं, यही इतना बचा हुआ है, इसको पढ़ा रहे हैं आपको हम। सूर्य से पृथ्वी की दूरी के अनुसार, सूर्य से बुध जितने ग्रह हैं दूरी के अनुसार सबको दिया गया है। अब इसके बारे में हम समझेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, इसके क्या है क्या नहीं है इसके समझते हैं। ये बुध जो है, बुध इसका दिया है 58 मिलियन। ये जो है 58 मिलियन किलोमीटर पे दिया गया है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में जो डाटा दिया गया है ये मिलियन किलोमीटर पे दिया गया है। 1 मिलियन समझते हैं, 10 लाख को कहते हैं, ऐसे बढ़ते चला जाए। 58 मिलियन किलोमीटर दूरी पे क्या है, बुध है, जो सूर्य के एकदम नजदीक है। सूर्य के एकदम नजदीक है ये बुध है। उसके बाद 58 मिलियन किलोमीटर बुध है। उसके बाद शुक्र जो आता है, ये जो शुक्र होता है, ये शुक्र के लगभग 100 कितना है, ये है 108। ये 108 हो गया। ये 108 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर 108 मिलियन किलोमीटर दूरी पे शुक्र है। अब समझ आया, बुध कितना 58 है और शुक्र जो है 108 मिलियन किलोमीटर पे है। और पृथ्वी हमारी जहां हम लोग रहते हैं यह 150 मिलियन किमी, 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पे हम लोग इस समय सूर्य के रहते हैं। तब ये देखते हैं इतना प्रकाश आता है। अब बताइए, ये शुक्र बुध जो इतने नजदीक है, इनके ग्रह में कितनी रोशनी, कितनी गर्मी एक प्रकार से आती होगी। ये जो दिया है 150 मतलब 150 कह सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर दूरी पे हम लोग रहते हैं पृथ्वी। और मंगल 228 मंगल ग्रह जो होते हैं ये 228 मिलियन किलोमीटर दूरी पे, यह मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार हम देख रहे हैं 228 मिलियन किलोमीटर पे है। अब यही बृहस्पति जो होता है ये 778 मिलियन किलोमीटर है। मिलियन किलोमीटर इसे माना जाता है। 778 ये बृहस्पति है। ठीक है, अब ये हम समझ लिए। अब ये जो अब शनि आ जाते हैं। शनि जो होते हैं ये 1427 मिलियन किलोमीटर, 1427 मिलियन किलोमीटर, मतलब ये 1427 मिलियन किलोमीटर, 1427 मिलियन किलोमीटर ये शनि है। शनि जो है इनकी मतलब सूर्य से दूरी ही 1427 मिलियन किलोमीटर दूरी पे हैं। और ये अब शनि के बाद आ जाते हैं ये यूरेनस जो है, इनका ये कितना आ जाते हैं यूरेनस का 2869 मिलियन किमी यूरेनस होता है। अब सबसे दूर कौन पड़ता है, नेपच्यून जो होता है ये कितना आ जाता है 4496 मिलियन किमी। ये सबसे दूर है,
ये सूर्य से सबसे दूर नेपच्यून है जो 4496 मिलियन किलोमीटर दूरी पे दिया गया है। ये एक पृथ्वी कह सकते हैं हम, सूर्य से दूरी के अनुसार जितने ग्रह हैं ये सब के बारे में दिया गया है। इसको आप समझ में आ गया है। अब ये दूसरा क्या दिया है इसको बारे में हम समझते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों, एक पौराणिक जो है पुरानी जो प्राचीन काल की कहानियां हैं इसके बारे में दिया है। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सोल जो है वो सूर्य देवता को कहा जाता था। सूर्य देवता को कहा जाता। सौर शब्द का अर्थ है, ये सौर शब्द का अर्थ है सूर्य। जो सोल है सूर्य देवता को कहा जाता था। उस समय रोमन जो साम्राज्य था वहाँ एक कहानियां होती थी जिसे पौराणिक कहानियां, रोमन कहानियों में सोल जो है सोल को सूर्य देवता को कहा जाता। सोल जो है सूर्य देवता को कहा जाता था। अब ये सौर शब्द का अर्थ है, ये सौर शब्द का एक अर्थ है कह सकते हैं। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द जो है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। अब इसको हम समझते हैं आराम से। जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ पृथ्वी का विवरण है। तो ऐसा ही समझना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी होता है और ग्राफिया का मतलब होता है लिखना होता है, मतलब पृथ्वी के बारे में लिखना। जियोग्राफी का एक अर्थ होता है, कहा जाता है जियोग्राफी का ग्रीक भाषा से लिया गया है। जो इन्हें क्या कह सकते हैं, ये जियो का अर्थ पृथ्वी होता है, ग्राफिया का अर्थ होता है लिखना होता है। के बारे में समझते हैं। आइए हम समझते हैं आर्यभट्ट के बारे में। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तिक सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। अब ग्रह कह लीजिए या जिसे ग्रह और चंद्रमा जो होते हैं ये परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। इनका स्वयं अपना प्रकाश नहीं होता, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कुछ ग्रह होते हैं सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ये सूर्य जो होते हैं इनके ये जो कह सकते हैं कि ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। जो उल्टा मतलब सूर्य की प्रकाश से, जैसे एक शीशा नहीं होता उसको रख दिया जाए तो वो एक दिशा में दूसरे पे जाएगा, वो दूसरा उल्टा रोशनी उत्पन्न कर देगा, दूसरे को तरफ देगा। वह ऐसा जो हमें ग्रह के बारे में हम समझ सकते हैं। सूर्य से परावर्तित मतलब पुनः परावर्तित सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। समझ में आया ये? अब ये चमकते हैं, इसने आर्यभट्ट ने बताया था। ये अब तीसरा क्या कहता है, सौरमंडल के बारे में हम समझते हैं। सौरमंडल क्या है इसके बारे में समझते हैं। सूर्य और 8 ग्रह, देखिए सौरमंडल में सूर्य और 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ खगोलीय पिंड जो जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। क्या कह रहा है इसके बारे में समझते हैं हम। सूर्य तथा 8 ग्रह, उपग्रह, खगोलीय पिंड और क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर यह सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसी को हम सौर परिवार का नाम दिए हैं। किस चीज का सौरमंडल बना है हम बताएं आपको। 8 उपग्रह हो गया, ये ग्रह हो गया, 8 ग्रह हो गया मान लीजिए ये दिए हैं। उसके बाद ये उपग्रह के भी है, खगोलीय पिंड है, और उसके बाद क्षुद्र ग्रह तथा उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। इसी को हम सौर परिवार का नाम देते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब आइए हम देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। इस शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी को जुड़वा ग्रह
हम समझ सकते हैं किसे कहा जाता है, वह शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इसलिए कहा जाता है, इसकी कुछ कुछ समानताएं इनमें पाया जाता है। जैसे यहाँ का वायुमंडल, कुछ हद तक पहाड़, नदियां, ये सब पाए जाते हैं। ये शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसकी क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान मानी जाती है। मतलब पृथ्वी कह सकते हैं, इनका आकार और आकृति जो होती है शुक्र के समान पाई जाती है, शुक्र ग्रह के समान पाई जाती है। तो हम समझ सकते हैं कि इनका भूभाग, इनका आकृतियां जो होती हैं, यहाँ कह सकते हैं कि पहाड़, ये जो वायुमंडल, कुछ कुछ समानताएं इनमें पृथ्वी और शुक्र के बीच पाई जाती है। और जहां तक पूरी समानताएं नहीं पाई जाती होगी, क्योंकि अगर पूरा समानताएं अगर हो जाए तो वहां जाके लोग बसने लगे। वहां का वायुमंडल जो है वो गैस से बना हुआ है, तो यहाँ भी बना है, मगर एक मानव के रहने के लिए योग्य है, वहाँ मानव को रहने के लिए इतना मतलब योग्य वहाँ का वायु नहीं है शुक्र ग्रह के को। तो ये शुक्र ग्रह, ये जुड़वा इसलिए कहा जाता है कि इनको कह सकते हैं, इतना हम सबको समझना है कि आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान मानी जाती है। अब समझते हैं प्लूटो को पृथ्वी का एक ग्रह माना जाता था। माना पहले प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था। अगस्त 2006 में इसे निकाल दिया गया था। अगस्त 2006 में प्लूटो को निकाल दिया गया था। इसे बौने ग्रह के रूप में इसे मतलब रखा गया था, बौने ग्रह के रूप में जानते हैं। आइए हम इधर समझते हैं। अब ये इसमें कह सकते हैं हम, एक छोटी छोटी पॉइंट वाली बातें आपको ये समझना जरूरी होता है, क्योंकि यह पृथ्वी जो होती है, इसका सौरमंडल, इसका रहन सहन, इसकी ज्योग्राफी के बारे में सभी को समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये अगर मालूम रहेगा तो आप आगे चल के कुछ कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं। पृथ्वी को नीला पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। यहाँ पर कितना पानी पाया जाता है? 2/3%। कितना पाया जाता है? 2/3%। 2/3% पानी पाया जाता है। अब इसमें हम समझते हैं, इसको 2/3% पानी पाया जाता है। अब इसको हम मतलब परसेंट में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कितना आ जाता है? 66। कितना आ जाएगा? 66.67 पॉइंट मतलब पानी पाया जाता है पृथ्वी पे। ये पुराना प्रकार, मगर अभी तो इसको क्या कहते हैं? 70% कहने लगे हैं। लगभग एक अनुमान बताते हैं 70% पानी पाया जाता है, मगर ये जो इसके अनुसार 2/3 के अनुसार ये होता है 66.67 होता है। 66.67 होता है। ये नीला ग्रह, अब समझते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पानी अधिक पाया जाता है। अगर हम अंतरिक्ष या ऊपर से देखें तो हमें पृथ्वी जो होती है यह एक नीला ग्रह के रूप में समझ में आता है। नीला ग्रह क्योंकि यहाँ पानी लगभग 70% पानी यहाँ पाया जाता है। 70% पानी पाया जाता है क्योंकि नदियाँ, ये समुद्र इतना विशाल है कि यहाँ बहुत पानी मतलब एक प्रकार से है, मगर ये योग में नहीं आता। हम लोग पीने के योग के लिए पानी बहुत कम है, तो इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा का व्यास के बारे में समझते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। केवल 1/4 है। चंद्रमा का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से 1/4 माना जाता है। ये 1/4 मतलब कह सकते हैं कि पृथ्वी जो होती है,
पृथ्वी का व्यास और चंद्रमा का व्यास, मान लीजिए ये हमारी क्या हो गई, ये पृथ्वी हो गई। अब इसमें एक बटा कितना दिए, 1/4 भाग। अब ये हो गया, क्या होगा, 1/, चंद्रमा, ये चंद्रमा हो गया और ये क्या हो गया, पृथ्वी हो गया। इतना बड़ा विशाल है, मगर ये चंद्रमा जो हमें दिखाई देता है यहाँ, ये बहुत नजदीक में है, इसलिए हमें ये बड़ा दिखाई देता है, क्योंकि ये लगभग हम आगे यही देखते हैं। तो एक कह सकते हैं चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 भाग में है। यह इतना बड़ा इसलिए है क्योंकि यह हमारे पृथ्वी के नजदीक है। यह हमारे लगभग यहाँ से हम जब देखते हैं, यह लगभग यह हमसे लगभग कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,84,400 किलोमीटर दूरी पे है। चंद्रमा जो होते चंद्रमा की, यहां से चंद्रमा की दूरी 3,84,400 किलोमीटर। ये एनसीईआरटी का डाटा है, कहीं कहीं कुछ किताबों में अलग अलग दे दिया है। एनसीईआरटी आप उठा के देखिए, एनसीईआरटी का ये जो दिया है इतना ही दिया है, 3,84,400, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,84,400 किलोमीटर दूरी पे है ये यहाँ से चंद्रमा। सूर्य के प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। अब ये एनसीईआरटी का डाटा है, और ये कह सकते हैं कि इसका मतलब जो अदर किताबें हैं उनमें तो दिया है कि एनसीईआरटी एससीईआरटी में दिया है कि ये लगभग 2900 ये दिया है 2, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,99,792 किमी प्रति सेकंड। मतलब ये एनसीईआरटी का डाटा, आप एनसीईआरटी का डाटा देखिएगा, एनसीईआरटी जो बताता है उसको मान्य होगा, वो ये अदर में कहीं भी दिया रहेगा। इसका ये डाटा फिक्स डाटा ये अभी दिया गया है इसको, मगर ये एनसीईआरटी डाटा नहीं है, एससीईआरटी का है। ये एनसीईआरटी का 3 लाख प्रति किमी प्रति सेकंड चलता है, 3 लाख प्रति सेकंड चलता है। पृथ्वी तक पहुंचने में इसे 8 मिनट का समय लगता है, मगर ये 8 मिनट एनसीईआरटी में दिया है, मगर ये इसका हम आपको बता देते हैं, 8 मिनट एनसीईआरटी में दिया गया है, और ये लगभग 8 मिनट 20 सेकंड माना जाता है। अब देखिए हम लिख दे रहे हैं 20 सेकंड होना चाहिए। 20 सेकंड माना जाता है, 8 मिनट 20 सेकंड माना जाता है इन्हें। ये मगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से इसमें समझेंगे, एनसीईआरटी के हिसाब से समझेंगे तो अच्छा रहेगा। सूर्य के प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किमी प्रति सेकंड है। यह पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लगाती है। बताइए इतनी रफ्तार से आती है, 3 लाख प्रति सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख प्रति सेकंड की रफ्तार से रोशनी जमीन पे आती है, तब इसे पहुंचने में 8 मिनट से भी ज्यादा समय लग जाता है। अब बताइए इतनी रफ्तार से आती है, इतनी दूर है। अब ये नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे थे। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखे थे, नील आर्मस्ट्रांग। चलो ठीक है, अब ये समझते हैं, चौथा नंबर समझते हैं। चौथा नंबर हम समझते हैं कि मानव निर्मित उपग्रह के बारे में। मानव निर्मित जो उपग्रह हैं इनके बारे में हम समझते हैं।
बारी बार हम देखते हैं, बार बार बारी बार में। तो हम समझते हैं कि मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है, कृत्रिम मतलब स्वयं निर्मित पिंड है। यह मनोवैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया। इसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी रखना है। मतलब ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था। इसका मुख्य कार्य होता है ब्रह्मांड के बारे में गतिविधियां, इनकी जानकारी रखना होता है कि क्या ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, कितने ग्रह हैं, कौन छूट रहा है, कौन घूम रहा है, कौन नहीं घूम रहा है, ये सब इनके बारे में दिया गया है। मतलब ये मानव निर्मित है। भारत के लिए समझते हैं। भारतीय उपग्रह इनसेट IRS एडुसेट 3 उपग्रह हैं। ये जो है इनसेट जो होते हैं, ये इनसेट जो ग्रह होते हैं, यह मौसम के बारे में जानकारियां रखते हैं। जैसे कि ये ग्रह ये काम करते हैं, जैसे कि आपदाएं कब आने वाली हैं, मौसम विभाग की पूरी जानकारियां ये सब रखती हैं। जैसे ये सब पूरी जानकारियां इनसेट में रहती है। इनसेट में IRS में इसमें कृषि से संबंधित जानकारियां इकट्ठा हो करते हैं। पौधे के बारे में, वनों के बारे में जानकारियां, देश के यानी पूरे अपने देश के या जानकारियां रखना, इनके भौगोलिक क्षेत्र की कहाँ क्या हो रहा है, शहरों की जानकारियां, सब चीज इसमें IRS में पड़ता है। IRS में रहता है। 3 है। एडुसेट जो होते हैं, यह एडुसेट का मतलब होता है पृथ्वी से जो हम लोग ये ऑनलाइन क्लासेस चालू करते हैं, ये शिक्षा से संबंधित चीजें के लिए माना जाता है। शिक्षा से संबंधित के लिए माना जाता है। एडुसेट होता है। ये एडुसेट इसलिए काम समझ में आया। इनसेट जो होता है, ये मौसम से संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी रखता है। कब कहाँ घटनाएं होने वाली है, कहाँ नहीं होने वाली है, इसके बारे में इनसेट रखता है। IRS जो होता है, ये कृषि संबंधित चीजें के बारे में जानकारी रखता है। पेड़ पौधे कब क्या होगा, किसका तापमान है, बारिश की मौसम के बारे में, मतलब तमाम प्रकार की चीजों के बारे में ये IRS जो होता है, ये वाला ये होता है IRS। समझ में आया? एडुसेट जो होता है स्टूडेंट संबंधित ये माना जाता है, क्योंकि यह जो क्लासेस होती है प्रोवाइड कराते हैं, जो बच्चे दूर दराज में रहकर पढ़ाई करना चाहते हैं, वह अपने अब ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है, तो इसी सब सुविधाएं एडुसेट द्वारा लॉन्च जो उपग्रह हैं उनके द्वारा हम कर सकते हैं। आइए हम समझते हैं ये वाला। ये अब समझते हैं चंद्रमा पृथ्वी, ये वाला समझते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करते हैं। लगभग 27। जब देखिए एनसीईआरटी का डाटा जितना भी दिया है 75% आपको लगभग पे रहेगा, क्योंकि संभवतः है ये कहा जाता है। 100% ये नहीं कहता कि इसका डाटा कि 100% इतने हैं। एनसीईआरटी में दिया है तो एनसीईआरटी तक मानिएगा, उसके बाहर में थोड़ा दिक्कत हो जाता है, उसका कुछ अलग डाटा हो जाता है। तो चलिए जो दिया है एनसीईआरटी में हम समझते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतना समय पर ही अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है। लगभग यह 29, जब देखिए जो दिया है मैं एससीईआरटी का डाटा बता रहा हूं, इसमें समान दिया है, मगर ये 29.5 लगभग लगता है। 29.5 दिन लगता है, जान लीजिए इसको मतलब घूमने में। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन। चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर एक दिन में 27 दिन में पूरा करता है। वही अपने अक्ष पे ये घूमता है। कितने दिन पे? मान लीजिए पृथ्वी, मान लीजिए ये हो गया, ये पृथ्वी हो गई। अब इसके अक्ष में, अब इसके चारों ओर जो है
चंदा मामा ऐसे, सॉरी ऐसे, मान लीजिए ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब ये ऐसे से अपने इनके अक्ष में घूम रहे हैं। अब स्वयं अपने में घूर्ण करेंगे। चंद्रमा अपने में घूर्ण करने में इन्हें कितना समय लग रहा है? यह लग रहा है 29.5 दिन। 29.5 दिन लगभग सेम है, समान माने जाते हैं ये है। ठीक है, ये दिया ना, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतना समय पर ही अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाता है, अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाता है, जिसमें 29.5 दिन लगता है लगभग में। अब ये समझते हैं हम ये वाला। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक भाग दिखाई देता है। अब ये समझते हैं जब हम रहते हैं यहाँ पर पृथ्वी पर, जब हमें चंद्रमा दिखाई देता है, देखते हैं कि ऊपर से दिखाई देता है कि ऐसा लगता है कि एक ही भाग हमें दिखाई देता है। आज भी दिखाई देता है हम लोगों की भाई। अब कब दिखाई देगा? यह पूर्णिमा की रातों में दिखाई देता है। पूर्णिमा की रातों में जब जो चंद्रमा जो होता है पूरी अपने मतलब उजाला रहता है, मतलब पूरा बड़ा दिखाई देता है, तो वह हमें एक ही भाग दिखाई देता है, क्योंकि वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, एक ही दिशा में जैसे पृथ्वी घूमेगी वैसे वो भी घूमेगा, इसीलिए वह एक ही दिशा में रहता है, हमको एक ही दिशा में दिखाई देता है। मान लीजिए कि ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब ये हो गया चंद्रमा, ये चंदा हो गए और ये पृथ्वी हो गई। ठीक है, अब हम समझते हैं, ये हो गया। अब समझ में आते हैं, चंद्रमा ये बाहर में है, पृथ्वी अंदर में। अब ये हमें कैसे समझ में आता है? अब मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है। अब ये दोनों ऐसे ऐसे चलते हैं तो इधर से पृथ्वी भी चलती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सब हो रहा है। ये ऐसे ऐसे चलते हैं, ये ऐसे ऐसे चलते हैं, तो ये भी साथ ही में चलता है, दोनों साथ में चलते हैं, इसीलिए हमको चंद्रमा एक ही भाग दिखाई देता है। समझ में आया कि चंद्रमा का किस लिए एक भाग दिखाई देता है? ये अपनी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये हमें एक ही भाग दिखाई देता है। एक पृथ्वी पे से हम देखते हैं चंद्रमा में कहते हैं दाग दिखाई देता है। वह जो चित्र आकृति जो बनी होती है वह पहाड़ों और पठारों या रहता है, मतलब कह सकते हैं कि वहां गड्ढे, पहाड़, पठार, ये सब चीजें वहां पाई जाती है। जो ये चित्र दिखाई देते हैं वह पहाड़ का चित्र होता है, वह पहाड़ का चित्र होता है जो हमें दिखाई देता है। ये कहते हैं बरगद का पेड़ है, क्या है, ये सब वही होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं, ये हो गया। अब ये सर तारों, ये क्या दिया हुआ है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रह, तारा, ग्रह, उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चक्कर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। समझते हैं, तारा हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गया, असंख्य छोटे छोटे पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सभी ये जब जितने पिंड घूमने वाले पिंड होते हैं इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जा सकता है। हमें जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो छोटे छोटे पिंड, यस, ये हो गया क्या कहते हैं, तारा हो गया, ग्रह हो गया, उपग्रह हो गए, और चारों ओर जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं पिंड हो गए, ये इसे क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, ये मंगल कह सकते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के कक्षा में पाए जाते हैं, मतलब मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। मंगल हो गया, ये मंगल हो गया। अब मंगल के कक्षा में ये क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ये इधर ऐसे पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाए जाते हैं। समझ में?
ठीक है। अब आइए हम समझते हैं कि ये खुले आकाश में लाखों तारों का एक समूह जो होता है, खुले आकाश में जो कहते हैं, खुले आकाश में लाखों तारों का समूह आकाश गंगा या मिल्की वे कहलाती है। आकाश गंगा या मिल्की वे, जैसे आकाश में जो असंख्य तारे, बहुत से तारे दिखाई देते हैं, एक एक जगह देखोगे कहोगे एक ही जगह बहुत तारे हैं, बहुत हैं, वह हम कह सकते हैं आकाश गंगा होती है, या जिसे मिल्की वे कहते हैं। वह असंख्य तारे मतलब बहुत से तारों की पट्टी जैसे एकदम कह सकते हैं। यह देखिए सौरमंडल आकाश गंगा का एक हिस्सा है। सौरमंडल जो होती है, सौरमंडल जो होता है आकाश गंगा का एक, हमारा जो सौरमंडल है जहां हमारा सूर्य रहते हैं, सूर्य भगवान रहते हैं, वहां पर वह एक सौरमंडल आकाश गंगा का एक हिस्सा है। इसका एक हिस्सा है हमारा सौरमंडल। ये सौरमंडल जो है इसके आकाश गंगा का एक हिस्सा है। हमें प्राचीन काल में इसे बहती नदी के रूप में संबोधित किया गया है। ये आकाश गंगाएं को प्राचीन काल में लोग की एक धार्मिक मान्यता रहती थी कि इन्हें एक नदियों की तुलना की गई, ये बहती नदियों की तुलना के रूप में इन्हें संबोधित किया जाता था, बहती नदियों के रूप में इन्हें जाना जाता था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्राचीन प्रणाली है। आकाश गंगा जो होती है, आकाश गंगा जो होती है वह किसकी किसकी प्रणाली होती है? आकाश गंगा करोड़ों तारों का, मतलब करोड़ तारा जो बहुत से असंख्य तारे जो हो कह सकते हैं, बादलों का, गैसों का एक प्रणाली होती है। इस प्रकार आकाश गंगा को मिलाकर ब्रह्मांड का निर्माण होता है, ब्रह्मांड का। अभी हम समझते हैं आकाश गंगा को मिलाकर, जैसे ये है सौरमंडल का गंगा, ये आकाश गंगा को मिलाकर एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है, जो इसमें सौरमंडल भी रहता है, सभी ये हमारा एक हिस्सा है। आकाश गंगा हमारी एक सौरमंडल का एक हिस्सा है। सॉरी, सौरमंडल नहीं, सौरमंडल आकाश गंगा की हिस्सा है। सॉरी, ठीक, शायद आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।